अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में एक ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी रही जिसको पॉलिटिकल एक्टिविटी कम कहा जाए इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ज़्यादा कहना बेहतर होगा। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आज अपोजिशन की तमाम बड़ी जमातों की तरफ से किया गया था, उसमें बुनियादी तौर पर एजेंडा तो ये था कि इस कॉन्फ्रेंस में जमहूरियत से लेके आज़ादी इजहार राय के ऊपर गुफ्तगू होगी। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि इसमें अपोजिशन की तकरीबन तमाम बड़ी जमातें नज़र आईं और सियासी तौर पर यह कहा जा रहा था कि इस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद सियासी कंसेंसस अपोजिशन का बिल्डअप करना है। लेकिन पहले दिन की शुरुआत जिस तरीके से हुई उसमें ज़्यादातर मीडिया की तंजीमों को और मीडिया के नुमाइंदों को मदऊ किया गया इजहार ख्याल करने के लिए, और उसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता सियासी शख्सियात मंजर आम पर आना शुरू हुई। लेकिन अपोजिशन की तरफ से कल से ही इस बात का काफ़ी जगहों पे तशहीर की जाने की कोशिश की जाती रही कि हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद में कई जगहों पे रुकावट डालने की कोशिश की जा रही थी। यकीनन हुकूमत की तरफ से अगर ये ऐसा इक़दाम है तो इसके ऊपर गुफ्तगू करना बड़ी ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत को जो लीड कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो 2 कामयाब दौरे तकरीबन मुकम्मल कर रहे हैं। पहले आज़रबाईजान और उसके बाद उज़्बेकिस्तान। आज भी वहाँ के बिज़नेस फोरम से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया। जो पजीराई और जो रिस्पेक्ट उनको दोनों मुल्कों में मिली काबिल-ए-दीद है, और यकीनन इन दोनों दौरों से जो फ़वाइद भी हासिल होने हैं वो अगले चंद माह में उसके आसार भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तीसरी अहम चीज़ वज़ीर ख़जाना साहब का KPK का दौरा था, और उसमें कहा यह जा रहा है कि वो एतमाद में लेने की भी कोशिश करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को। लेकिन अब देखना होगा कि आया वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिसने हर वक्त अपनी तोपों का रुख वफाक की तरफ किया हुआ होता है, क्या उन माशी मसाइल के ऊपर जिनके ऊपर बड़े अरसे से वो गुफ्तगू कर रहे हैं और धमकियाँ आमेज़ रवैया अख्तियार कर रहे हैं, क्या वफाक को वो मुतमईन कर सकेंगे आज की मुलाकात में या फिर नहीं। एक ऐसे वक्त में जब गंडापुर साहब के ऊपर पहले ही पार्टी की सूबाई सतह पे खासे तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं और उनसे इख्तलाफात भी मौजूद हैं। इसी पूरे सियासी सिनेरियो में हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो कि पंजाब में सदर ज़रदारी साहब से कल शिकायतों को मद्देनज़र रखते हुए एक बैठक करती है, और फिर ज़रदारी साहब की तरफ से ये कहा जाता है कि इस वक्त इस इत्तेहाद में रहना हमारी मजबूरी है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम तफसीलन बात करेंगे, और बात करने के लिए साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और मुशीर बराए वज़ारत कानून और इंसाफ भी हैं, बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं। अकील साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आज कॉन्फ्रेंस के हवाले से ख़बरें दिन भर मुख्तलिफ चैनल्स पर चलती रहीं, उसमें कई लोगों ने अपनी राय का भी इजहार किया, कई ने इसके मकासद भी शेयर किया। लेकिन एक चीज़ जिसको बार बार हाईलाइट करने की कोशिश की गई कि हुकूमत ने कोऑपरेट नहीं किया इस इवेंट के हवाले से, हालांकि ये तो एक पढ़ने लिखने वाला इवेंट था, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जो कि बहस व मुबाहिसे पर मबनी थी, इसमें कोई ऐसा सियासी गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। क्या वाकई हुकूमत की ऐसी इंटेंशंस थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये इल्ज़ाम तराशी जो है ये कोई नई नहीं है। हुकूमत के ऊपर तमाम तर नज़ला गिराना या नज़ला फेंकना अपनी शॉर्ट कमिंग्स की वजह से, अगर आपको ख़ुद कोई जगह नहीं मिल रही थी तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हुकूमत जो है हमें जगह नहीं लेने दे रही थी, ये जगह नहीं फ़राहम कर रही थी। हुकूमत ने तो जगह नहीं फ़राहम करनी थी। जगह तो ज़ाहिरी बात है ये एक प्राइवेट इवेंट थी और सियासी जमातों ने अपना एक तमाम तर मामलात थे। बिल्कुल वो चाहते तो कहीं भी इसको कर सकते थे, उन्होंने यहाँ पे की। हमसे तो ना कोई इजाज़त मांगी गई, नहीं कोई इन राइटिंग अप्रूवल के लिए कहा गया, और हमने स्टॉप भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आए रोज़ जो हैं आप देखती हैं कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में कई मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्फ्रेंसेस इनकाद होती हैं। उनको तो कोई दुश्वार गुजारी नहीं होती, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये प्रॉब्लम सारी जो हैं ये इन्हीं को आ रही हैं, और फिर बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी तमाम तर ये एलिगेशंस लगाने के बाद फिर वो कॉन्फ्रेंस का पहला दिन भी जो है वो पूरा कर लिया। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती, बड़ी मज़े का खेल मीडिया को बुला के उसकी तशहीर भी अच्छी खासी कर ली है हमने। जी बिल्कुल, मीडिया असल में तो बेसिकली इवेंट जो थी वो 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस रखी हुई है इन्होंने, वो ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल तो अब वो, क्योंकि मैं खुद आपके साथ खड़ा हूँ इस तमाम तर मामले पे, और हम कह चुके हैं 12 दफ़ा पीका लॉस के हवाले से कि हम अकले कुल नहीं हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है या दुरुस्ती उसमें की जा सकती है और बेहतरी लाई जा सकती है तो हम साथ बैठने के लिए तैयार हैं। आपकी जॉइंट एक्शन टास्क फोर्स या कमेटी को भी 12 दफ़ा अता तारर साहब ने, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने, मैंने गाए बगाए हमने बिल्कुल कहा कि हम इंगेज करने के लिए तैयार हैं, हम इंगेजमेंट के लिए तैयार हैं। आप हमें कोई ड्राफ्ट ला के दें, कोई अमेंडेड वर्जन आप प्रपोज करें, इसके रूल्स अभी बनने हैं, उस पर हम बैठने के लिए तैयार हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो इसको बेसिकली पीका को जो बेस बना के टूल देना चाह रहे हैं
मतलब आपकी बरादरी को भी, क्योंकि असल में ये पार्टी हर किसी को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती है और इनका पुराना वतीरा है। खा वो अपनी पार्टी के लोग हों या अपनी इत्तेहादी हों, गाए बगाए आपने देखा कि इस पार्टी ने यूं ही किया, इस पार्टी की लीडरशिप ने यही किया। अब ये मौलाना साहब की तरफ देखते हैं कि मौलाना साहब की स्ट्रीट पावर जो है वो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, उनकी स्ट्रीट पावर है। उनकी स्ट्रीट पावर को ये लोग इस्तेमाल करें या उनके कंधों पे बंदूक रख के ये इस्तेमाल करें। और प्रिडोमिनेटली आज की जो कॉन्फ्रेंस थी वो वाक़तन सहाफ़ी भाई, सहाफ़ी बरादरी से जितने लोग ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो ज़्यादातर इसमें शरीक हुए, और इसके अलावा और कोई मामला नहीं था। जो उन्होंने बातें करनी थी वो पहले भी कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू कर चुके हैं। हमने कौन सी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दी? कभी भी नहीं की। ये अडयाला के बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बिल्कुल उनको पूरी मीडिया कवरेज भी मिलती है। ये यहाँ पे अपने पीटीआई के दफातर में भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनको पूरी जो है कवरेज भी मिलती है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक झूठ है, एक प्रोपेगेंडा है कि हुकूमत ने शायद कोई कोशिश की है इनको रोकने की और जगह फराम जो है वो नहीं होने दी। हालांकि इस ऐसी सिचुएशन जो है वो हकीकत से स्याह सुबाक से हट के जो मंजर कशी की गई इनकी तरफ से सुबह 3 बजे 4 बजे, तो ये कम से कम एक दोबारा प्रोपेगेंडा सियासत को जो है वो तूल देना चाहते हैं। सही। अच्छा, ये फरमाएगा कि इस वक्त तो चले सियासी तौर पर हम अंदरूनी तौर पर देख रहे हैं कि ये चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान कामयाबी के साथ दूसरा दौरा अपना मुकम्मल करने वाले हैं। पहले आज़रबाईजान और फिर उज़्बेकिस्तान, उनके साथ एक पूरा वक्त भी शामिल है और वहाँ इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स भी कर रहे हैं। तो लेकिन एक चीज़ जो कि क्रिटिसिज्म तो है, लेकिन मैं चाहूँगी आप इसके हवाले से बेहतर राय दे सकते हैं कि याददाश्तें या मुफाहमतें तो बहुत दस्तखत होती हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही मुआहदे होते हैं जो हतमी किसी चीज़ पे जा पाते हैं किसी स्टेज के ऊपर। तो इससे पहले आज़रबाईजान में भी तकरीबन काफ़ी मुआहदे एग्रीमेंट्स के ऊपर बातचीत हुई है, एमओयूज़ पर साइन हुए, लेकिन आपको क्या लगता है कि उनमें से कितना कॉन्क्रीट सब्सटेंस जो है वो निकाल सकेगी हुकूमत, ख़ास तौर पर कुछ आने वाले महीनों में, जो अमली तौर पर भी हो सकेंगे, जिनके ऊपर काम हो सकेगा? देखिए सना साहिबा, बात यह है कि मैं आपको सऊदी अरेबिया की मिसाल देता हूँ। यहाँ पे जब उनकी हाई लेवल डेलीगेशन आई, टीम आई, तो 27 यादाश्तों पे या एमओयूज़ पे साइन किया गया और वहाँ पे जाके फिर 5 और के ऊपर जो है वो साइन किया गया। तो यहाँ पे टोटल जो है तकरीबन 34, मेरे ख्याल से गालबन की 32 जो है वो एमओयूज़ पे साइन हुआ है, लेकिन उसमें से 5 के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी शुरू कर दी गई है सऊदी अरेबिया की तरफ से और हमारी तरफ से। तो ये खाली एमओयू साइन करने की हद तक नहीं है। इसी तरह अभी रीसेंट विजिट जो प्राइम मिनिस्टर साहब का अज़रबैजान का है और उसके साथ उज़्बेकिस्तान का है, वहाँ पे भी उज़्बेकिस्तान में भी जो हमने एक तो दोनों ममालिक में जो वज़ीर आज़म साहब ने बिज़नेस फोरम से भी बात की, उनको भी एड्रेस किया, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उज़्बेकिस्तान के साथ भी हमारा $2 बिलियन के जो एमओयूज़ पे दस्तखत हुए हैं वो उनको इन रियलिटी या जो उसको इन रियल टर्म्स ट्रांसलेट होना है ऑन ग्राउंड, तो उसके लिए भी बिल्कुल हम कर रहे हैं। आपने देखा कि पहले एक कनेक्टिविटी के ऊपर भी बात हुई, कराची से डायरेक्ट फ़्लाइट ताशकंद की भी शुरू होगी। ऑफ कोर्स हमारे बिजनेसमैन और उनके बिजनेसमैन आएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी पाकिस्तान की। तो ये कम से कम एक बिज़नेस जो एटमॉस्फेयर है या जो एक वायबल बिज़नेस जो माहौल फ़राहम करना है हुकूमत की, ये अवलीन तरजीहात में से है। इसी तरह अज़रबैजान के हवाले से बात करें तो आइंदा आने वाले महीने में गालबन अप्रैल में वो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ उनके जो प्रेसिडेंट अलीफ थे उनके साथ बिल्कुल बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने भी अप्रैल के वस्त में या अप्रैल के शुरू में उन्होंने आना है और बिल्कुल वो आएंगे और जो मुआहदे या एमओयू साइन हुए हैं वो इन रियल टर्म्स ऑन ग्राउंड उनकी ट्रांजिशन और ट्रांसलेशन जो है वो देखी जाएगी। ठीक। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपके इत्तेहादियों के बारे में जानना चाहूँगी कि ज़रदारी साहब सदर मुमलिकत बने हैं दूसरी मरतबा। कल उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हेड की जो कि गवर्नर हाउस में हो रही थी। उसमें पीपल्स पार्टी के जो सूबाई कायदीन थे वो मौजूद थे और बड़ी उसमें शिकायतें जो हैं वो एड्रेस की गई पंजाब के हवाले से। आपकी डोमेन में तो ये ऑब्वियसली सूबाई सतह पर तो नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से जो एक 25 नुकाती के एग्रीमेंट था जिसमें बहुत से नुकात पंजाब से रिलेटेड थे, क्योंकि जो शिकायतें उसमें हुई उसमें ये कहा जा रहा था कि जो डिसीजंस हैं उसमें उनकी कंसेंट नहीं ली जाती है, फ़ंड्स के हवाले से काफ़ी मुश्किलात हैं। लेकिन एक तो ये कि ज़रदारी साहब का ये कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत में रहना उनकी मजबूरी है। अब ये किस पैराए में उनको लगता है मजबूरी, और दूसरा आखिर रुकावट क्या है
उन मुआहदों के ऊपर अमल दरामद होने पे, क्योंकि जब भी बात करें नून लीग से तो वो तो कहते हैं कि बातचीत चल रही है, लेकिन वो रिजर्वेशंस क्यों नहीं दूर हो पाती हैं? देखिए सना साहिबा, ये बड़ी सिंपली, मैं इसको सिंपली पुट अगर आपको बता दूं कि इशू क्या है। इशू ये है कि कोई भी सियासी जमात है, मिसाल के तौर पे मैं अपनी सियासी जमात की अगर बात करूं तो बिल्कुल हमारी आउटरीच पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो पंजाब है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो सिंध है। तो यहाँ पे ये बात कहना मैं मकसूद समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि उनका इंग्रेस पंजाब में हो, जो किसी ज़माने में उनका था। लेकिन जो उनके वोटर्स थे या दीगर वोटर्स थे, वो कुछ और सियासी जमातों को चले गए हैं और कुछ हमारे पास आ गए हैं। तो फिर ज़ाहिरी बात है कि वो एक इनरोड चाहते हैं कि पंजाब में दोबारा अपनी सियासत को फ़ाल कर सकें, या दोबारा जो है उसको पजीराए उनकी सियासत को मिल सके, या अपने वोट बैंक में पंजाब में वो इजाफा कर सकें। ये रिजर्वेशंस तो हैं कि वफाक की हद तक तो बिल्कुल हम इत्तेहादी हैं, लेकिन उनका नंबर बहुत कम है पंजाब में। इसी तरह सिंध में हमारा नंबर बहुत कम है। तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी इंग्रेस मिले, हमारा भी इंग्रेस हो सिंध में। तो ये दोनों इतराफ़ से ही तमाम तर मामलात हैं, लेकिन जो सदर पाकिस्तान ने मजबूरी की बात की है वो तो खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या मजबूरी है। हम तो समझते हैं कि वो हमारे एक स्ट्रॉन्ग एलाय हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, और बिल्कुल हम उस इत्तेहादी के साथ उनकी तमाम तर रिजर्वेशंस, जिस तरह आपने कहा गाए बगाए, मैंने ही पहले एक प्रोग्राम में बात की थी और वज़ीर आज़म साहब ने टास्क किया था, ये जिम्मेदारी दी थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, इसहाक डार साहब को, और उन्होंने मुलाकात भी की। ये दिसंबर के वस्त में गालबन या उसके आखिर में ये मुलाकात हुई थी, उनकी रिजर्वेशंस दूर करने की कोशिश की गई थी। अब यहाँ पे हम कोशिश तो कर रहे हैं उनकी जो वैलिड कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें, या उनकी वैलिड रिजर्वेशंस जो हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन कई सियासी मामलात इस तरह के होते हैं, आप ख़ुद बेहतर समझती हैं कि हर सियासी पार्टी का मैनिफेस्टो मुख्तलिफ होता है। अब इस सूबे में हमारी हुकूमत है पंजाब में, तो ज़ाहिरी बात है कि हम अपना मैनिफेस्टो जो सिंध की हद तक है, जो सिंध में करना चाहते हैं, अबव एंड बियॉन्ड वफाक में जो हमारी एक इत्तेहाद है या हमारी हुकूमत है हमारी पार्टी की, तो ज़ाहिरी बात है कि उस तरह इंग्रेस हमें भी नहीं मिलेगा या इन रोड हमें भी नहीं मिलेगा जो सिंध में है। तो ये तमाम तर मामलात हैं इस हवाले से, लेकिन हत्तल इम्कान हमारी कोशिश है कि इनकी तमाम तर रिजर्वेशंस को दूर किया जाए, जो पॉसिबल हैं हमारे लिए एड्रेस करना या दूर करना। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले देखेंगे दिनों में कि एक वर्किंग रिलेशन जो है वो उसमें बेहतरी आएगी। दुरुस्त। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन बस करना चाहूँगी दो हवालों से। एक तो ये कि बिलावल साहब जो थे उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन से ख़िताब करते हुए, वैसे तो उस इंटरव्यू में काफ़ी तफसीली उन्होंने बातचीत की है, लेकिन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर उसमें मेंशन की है कि जो रियासती इदारे होते हैं उनको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर उसमें उन्होंने बड़ा हवाला दिया कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब भी जेल गए, ज़रदारी साहब ने कितना टाइम जेल में गुजारा, लेकिन उनकी हुकूमत के दौर में कोई भी सियासी कैदी नहीं था। ख़ास तौर पर उन्होंने PTI के दौर हुकूमत का भी हवाला दिया, जिसमें मसाइल का शिकार रहे शहबाज शरीफ साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी और ज़रदारी फैमिली भी। तो एक तो ये कि इस स्टेटमेंट को किस हद तक आपको लगता है कि मौजूदा डेमोक्रेटिक दौर में अंडरस्टैंड कर रहे हैं रियासती इदारे भी। दूसरा ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब काफ़ी अरसे से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी देते आए हैं जिस पर नून लीग से थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार होता आया है, ऑब्वियसली जो एग्रीमेंट नहीं जिस पर अमल हो सका उस हवाले से। तो आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब वतन वापस आने के बाद इसके ऊपर कुछ सोच विचार करेंगे कि उसको, उस पार्टी को साथ कैसे रखा जाए जिसकी वजह से हुकूमत मुस्तहकम भी है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जो इदारे हैं उनको सियासत में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और कौमी इदारे, मिसाल के तौर पे हमारे दौरे हुकूमत में तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को पीनलाइज नहीं किया जा रहा या पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं किया जा रहा। यहाँ पे PTI के दौरे हुकूमत की अगर बात करें तो बिल्कुल ये आपके सामने है तमाम तर मिसालें कि नैब को जिस तरह कोर्स किया गया और झूठे केसेस बनाए गए, खा वो शरीफ फैमिली पे हों या दीगर पार्टी के लीडरान के ऊपर हों। मिसाल के तौर पे अगर एक प्लेन एग्जांपल मैं दूं तो एहसन इकबाल साहब के ऊपर जो नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का केस था, उनके ऊपर एक इतना मज़े का खेज़ केस बनाया, और जब वो ट्रायल में पहुंचा और जब प्रोसीडिंग्स हुई तो फिर एविडेंस तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो ये बिल्कुल सियासी आर्म ट्विस्टिंग के लिए या विक्टिमाइजेशन के लिए इदारों को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और वो दुरुस्त बात की बिलावल साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनियन से जब उन्होंने ख़िताब किया। तो हम बिल्कुल इदारे इंडिपेंडेंट हैं, हमने कभी किसी इदारे को अपनी सियासी
मकासद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह इमरान खान साहब इस्तेमाल करते थे। एंड लास्टली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिलावल साहब बिल्कुल शिकवे और गिले कभी कभी वो करते हैं, और ज़ाहिरी बात है कि उनकी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, गो कि वो हुकूमत का उस तरह हिस्सा नहीं है, काबीना का हिस्सा नहीं है उनकी पार्टी के लोग, लेकिन हुकूमत में तो हमारे साथ हैं, हमारे इत्तेहादी हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से एवेड तो नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा एक सवाल है कि जो जिम्मेदारी है वो बिल्कुल उन्हीं पे भी उतनी ही आयद होनी है 4 साल बाद जितनी हमारे पे आयद होनी है। जिस पैमाने से लोगों ने हमें जांचना है, परखना है, या हमारी जो परफॉर्मेंस को देखना है, तो जाहिर बात है कि उनको भी उतना ही देखना है, पार्टी का उतना ही उनको भी उतना ही देखना है, तो उससे तो बिल्कुल आंख नहीं छुपाई जा सकती। तो गाय बगाए अगर कोई वैलिड रिजर्वेशंस या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हम दूर करेंगे, लेकिन बिल्कुल क्योंकि उनका अपना ही एक मैनिफेस्टो है, हमारा एक अपना मैनिफेस्टो है, तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि दोनों की 100% हम आंगी तो नहीं हो सकती, या सिमिलैरिटीज़ नहीं हो सकती इन मैनिफेस्टोज़ में। तो हमने अपने मैनिफेस्टो को तरजीह देनी है और एज़ क्लोजली एज़ पॉसिबल उनके मैनिफेस्टो को भी देखा जाएगा, साथ लेके चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद थे, मुशीर हैं बराए वज़ारत कानून और इंसाफ, और बड़े ही प्रिसाइज़ अंदाज में इस वक्त हुकूमत की जो एफ़र्ट्स हैं इत्तेहादियों के हवाले से भी, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उस हवाले से क्या हुकूमत का मौक़िफ़ होना चाहिए उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। एक मुख्तसर वक्फे के बाद अपोजिशन की आज जो पॉलिटिकल एक्टिविटी और गैदरिंग रही उसके ऊपर, और ख़ास तौर पर अपोजिशन आने वाले हफ्तों में क्या प्लान कर रही है हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी एहतजाजी तहरीक की सूरत में, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अपोजिशन की तरफ से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के नाम के ऊपर जो असल मकसद था इस कॉन्फ्रेंस का, उसे पूरा करने में अपोजिशन को जितने पापड़ बेलने पड़े हैं अपोजिशन ही बेहतर अंदाज में बता सकती है, क्योंकि वेन्यू के लिहाज से जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर उसके अलावा भी दीगर अवामिल इसमें शामिल थे। लेकिन कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद जमहूरियत के हवाले से बात करना था, आज़ादी इज़हार राय के हवाले से बात करना था। लेकिन अपोजिशन की तरफ से आज के पूरे सेशन के दौरान जो असल मकसद रहा उसमें ये भी वाज़ेह नज़र आया कि हुकूमत की जो सोच है उसके हवाले से जो मसाइल हैं, और ख़ास तौर पर इंतखाबात में जो कुछ हुआ 2024 के इलेक्शंस को अगर मद्देनज़र रखा जाए, तो उसके बाद इस वक्त मुल्क जिस नहज पर खड़ा है उस पर खुलकर इजहार ख्याल किया गया। फिर पीका ऑर्डिनेंस से लेके दीगर जो इक़दामात हैं हुकूमत के, उसको भी हदफ तनकीद बनाया गया। लेकिन अब देखना होगा कि आया अगले रोज़, यानी कि जो एक रोज़ बाकी है, उसके बाद अपोजिशन की तरफ से कोई हतमी ऐलान या किसी किस्म की कोई हिकमत अमली सामने आती है या फिर नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनकी कल की जो मुलाकातें थी वो इस हवाले से भी अहम रही, क्योंकि उसमें उन्होंने कई अहकामात भी दिए, कई चीज़ों के ऊपर उन्होंने तबसरा भी किया। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो बार बार उनकी तरफ से ये पैगाम दिया जा रहा है कि गंडापुर साहब को जो सूबाई क़यादत है उसकी तरफ से सपोर्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये समझा जाना चाहिए कि शायद गंडापुर साहब को वो सपोर्ट सूबाई सतह के ऊपर मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं है, लेकिन इसमें अब इब्हाम है कि हद तक इसमें सदाकत है, ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। और तीसरी अहम डेवलपमेंट ये रही कि सदर जरदारी साहब की तरफ से रात गए पंजाब में पीपल्स पार्टी के लोगों से मुलाकातें की गई, लेकिन उस मुलाकात का लुबे लुबाब ये रहा कि उन्होंने सबको ये कहा कि इस इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। अब मजबूरी क्या है, किस नौयत की है, ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन शिकायतों को सुनने के बाद सिर्फ तसल्ली दी गई और ये कहा गया कि अगले बजट तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। वो जो 25 ज़काती एजेंडा पीपल्स पार्टी का और नून लीग का मुश्तरका था, उसके ऊपर अभी तक किसी हद तक काम भी नहीं हो सका है, और उसके ऊपर भी सिर्फ तशफ़ी से ही इक्तफ़ा किया गया है। पंजाब में असल मसाइल क्या हैं और क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से वो स्पेस गेन कर सकती है, इन्हीं तमाम चीज़ों का हम अहाता करेंगे इस सेगमेंट में। बाद मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब। ओन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आज बड़ी एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, आपकी जमात भी उसमें एक हद तक हिस्सा ले रही है, और असल जो मकसद है उस अपोजिशन अलाइंस की सूरत में जो भी आने वाले दिनों में हमें सामने आएगा, उसमें जो रुए रवाएँ बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तो आप क्या समझते हैं कि जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ कॉन्फ्रेंस को मद्देनजर रख के, तो अगर तहरीक शुरू की जाती है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपोजिशन के लिए चलना, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद जैसे शहर में। बीबी, जैसे कि आपको मिल गए, आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सबसे बड़ा इशू तो वेन्यू लेना था। यानी कि इस्लामाबाद में कोई होटल, कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जो हमें एंटरटेन करे, जहां मुलाकात कर सके। और आपको पता है शायद 2 दफा वेन्यू चेंज हुआ। सो जहां पे ऑपोजिशन को इतनी मुश्किल का सामना हो आए कि मतलब ये सारी दुनिया के लिए समझने की चीज है, ये पाकिस्तान में ऑपोजिशन के लिए पॉलिटिकल स्पेस कितनी बची।
सो हर बंदा खौफ में था कि जी आपके जाने के बाद ऑब्वियसली और हमारा होटल बंद करा देंगे। लेकिन अल्टीमेटली इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ऑपोजिशन ने किसी एक होटल या कहीं पे कोई बात नहीं शुरू करनी है, तो पूरे पाकिस्तान के लोग हैं। सो अगर अचकजई साहब थे तो वो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम पूरे पाकिस्तान की पार्टी हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरे सिंध से दोस्त भी नजर आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से भी नजर आएंगे। सो एक मोमेंटम तो बिल्ट हो जाएगा। इशू तो ये है कि क्या वो स्पेस जो हम लेना चाह रहे हैं गवर्नमेंट अगर नहीं भी देगी, अगर वो कॉन्फ्रेंसिस पे पाबंदी लगाएगी, तो अल्टीमेटली बात बाहर चली जाएगी। मुझसे किसी ने पूछा कि जी बाकी दोस्त तो शायद स्ट्रीट पॉलिटिक्स के हक में ना हो, मौलाना साहब शायद आपकी तरह सड़कों पर एहतजाज के हक में ना हो, शायद खान नवासी साहब ने फरमाया कि जी हम हक में नहीं। तो अल्टीमेटली ये दोस्त जो नहीं है वो भी कल को कहेंगे यार अगर ये हमें बात नहीं करने दे रहे, हमें ये किसी ऐवान में नहीं इकट्ठा होने दे रहे, हमें किसी जगह इकट्ठे होकर नशिस्त नहीं करने दे रहे, अल्टीमेटली दोस्त हमसे आके कहेंगे जी ठीक है फिर आपकी तो जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी जो कि सड़कों पे चल रही थी, आई थिंक यू आर राइट। एंड हम सो पहले कोशिश करेंगे कि तमाम वो कोशिश जो पार्लिमानी रवायात के तहत है उनको एग्जॉस्ट किया जा सके, ताकि तमाम जो हमारे साथ दोस्त चल रहे हैं उनको पता हो कि हम कितनी मुश्किल फेस कर रहे हैं। वंस दे आर एग्जॉस्टेड एंड थिंक जी ठीक अब नहीं चल सकता पार्लिमान, अब ये मुज़ाकरात नशिस्तन बर्खास्तन हो गई, फिर मेरे ख्याल सारे दोस्त मिलकर हम इकट्ठे सड़कों पे प्रोटेस्ट करेंगे। व्हाई नॉट? यहाँ पे अच्छा, और तो कोई रास्ता ही पाकिस्तान बचता भी नहीं है शायद। लेकिन ऑन साहब देखिए सड़कों पर आपकी मतलब जमात तो आती रही है, कुछ पिछले चंद माह में भी देखा JUIF भी इतनी रिलक्टेंट नहीं है सड़कों पर, स्ट्रीट पावर उनके पास भी मौजूद है। लेकिन ये जो अभी कहा जा रहा था काफ़ी दिनों से कि तकरीबन ये जो रमज़ान का महीना है इसमें बेसिकली हिकमत अमली ये होगी कि अपने ईद के बाद तहरीक शुरू कैसे करनी है, तो आपके ख्याल में बाकी जमातों को भी मिलाया जाएगा? ये जो कॉन्फ्रेंस है ये शुरुआत है या इसके ऊपर कंसेंसस अभी आगे जाके होगा कि तहरीक चलानी कैसे है? देखिए अभी तो आगाज हुआ है। अभी आपने देखा हो कि हमारी सारी लीडरशिप इस वक्त कराची गई थी, तो हमारी GDA से मुलाकात हुई, इवन कि वहाँ एयाज पलीजो से मुलाकात हुई और बाकी JSN महाज के जो दोस्त हैं उनसे मुलाकात हुई। देखिए हमारा एतराज उन लोगों पे हो सकता है जहाँ पे कोई नेशनलिस्ट किस्म की पार्टीज हैं कि उनके इश्यूज क्या हैं, वो क्या पे कहीं वो ऐसी बात कर रहे हैं जो स्टेट के खिलाफ जा रही है, लेकिन कम से कम सारे एक चीज पे राजी हैं। हर सूबे में रहने वाली जमात किसी ना किसी तौर पे फेडरेशन से राजी नहीं है। सिंध वाले दोस्त क्या कह रहे हैं जी हमें पानी का इशू बन रहा है, पंजाब से 5 नहरें निकल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दोस्तों से बात करते हैं और जितने ना हम नहीं, आप अगर मंजूर पश्तीन से बात करें, आप मौलाना साहब से बात करें, हमसे बात करें, हम सारे लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनाएंगे, हम कुरम एजेंसी का इशू बताएंगे। इसी तरह बलूचिस्तान के जो दोस्त हैं वो अचकजई साहब हैं या मेंगल साहब हैं, वो बताएंगे कि क्वेटा के बाहर कमजोर हो चुकी है। सो हर दोस्त के हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा है। इंशाल्लाह रमजान के दिनों में हम इस एजेंडे को कन्वर्ज करके एक सिंगल करिकुलम क्रिएट करेंगे जिसमें PTI का एजेंडा भी होगा, क्योंकि हमारे तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स का एजेंडा भी है, और मिसिंग पर्सन का एजेंडा बलूचिस्तान के दोस्तों का होगा। इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सारे बात करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात सारे करेंगे, नए चीफ इलेक्शन कमीशन की बात सारे करेंगे, सारे दोस्त एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, इसमें भी सारे बात करेंगे। तो फ्यूचर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे जब तक आप इस स्टेक होल्डर से बात नहीं करेंगे। सो अल्टीमेटली सारे एजेंडास को वंस वी ट्राई टू डिस्कस इट ऑन अ फोरम, फिर हमको कन्वर्ज करके ईद के बाद वी डिसाइडेड कि वेदर वी हैव टू सिट डाउन इन अ कहीं पार्लियामान में बैठ के बात करनी है, और अगर पार्लियामान में हमें स्पेस ना दी जैसे आज दी है, तो फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो फैसला करना है यार, ये तो नहीं हो सकता पाकिस्तान को 25 करोड़ अवाम को इनके रहमो करम पे छोड़ दिया जाए जैसे सारे हॉर्स एंड कैटल शो चला रहे हो। हम कोई हॉर्स एंड कैटल नहीं है जिसपे मरीम बीबी आके मुस्कुराना शुरू कर दे। हम जीते जाके लोग हैं जिनकी सोच भी है, जिनका इर्तिकाक अमल भी है। डोंट ट्रीट अस लाइक हॉर्स एंड कैटल जो आके आपकी आतिशबाजी पे मुस्कुराना शुरू कर देंगे। दे कांट, वी कैन टॉक। सो आई एम श्योर कि द टाइम विल कम, और ये पूरा एक महीना इंशाल्लाह इस पूरे प्रोसेस में अच्छा गुजरेगा। दुरुस्त। अच्छा ये फरमाएगा कि आप खुद मुल्तान में इस वक्त मौजूद हैं, जनूबी पंजाब के मसाइल भी आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो पीपल्स पार्टी की कल बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक हुई है, जरदारी साहब मिले हैं और उनके सामने बड़ी शिकायतें रखी हैं पीपल्स पार्टी की सूबाई लीडरशिप ने। उसमें गवर्नर पंजाब में दिलचस्प बात यह है कि वो भी उस मुलाकात में शामिल थे। अब किस क्राइटेरिया के तहत वो भी उसमें शिकायतें एड्रेस की जा रही थी उनकी तरफ से, ये भी एक आईनी तौर पर एक सवाल है। लेकिन चलें, आपको क्या लगता है, जरदारी साहब तो उनको कह रहे हैं कि हमारा इस इत्तेहाद में रहना मजबूरी है, तो किस मजबूरी की वो बात कर रहे हैं? और दूसरा, आखिर पंजाब हुकूमत रुकावट है नून लीग की तरफ से उस मुआहदे पर अमल दरामद में जो कि दोनों जमातों के बीच में हुआ था, या फिर कोई और वजह है आपके ख्याल में? माफ कीजिएगा मेरे अल्फाज की चॉइस शायद थोड़ी मुनासिब ना हो, बट जितनी डूबियस किस्म की पॉलिटिक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है शायद वो पाकिस्तान में और कोई नहीं कर रहा। मतलब इसको दूसरा लफ्ज मुनाफिकत कह सकते हैं। देखिए पीका के ऑर्डिनेंस पे इन लोगों ने शोर मचाया, लेकिन जब वोटिंग का मामला आया तो सबसे पहले बिलाल भुट्टो जरदारी साहब वहां मौजूद थे। मतलब स्टैंडिंग कमेटी में गए तो पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ने वोट दिया। 26वीं आईनी तरमीम पे इनको इशू था कि जो जजेस की सिलेक्शन का क्राइटेरिया ठीक नहीं है, लेकिन जब वोट देने की बात है तो सारे उसमें शामिल थे।
अभी जब जेसीबी की जुडिशियल कमीशन पाकिस्तान की मीटिंग आई है तो फारूक नाइक साहब वहां बैठे होते, तो जब वो नाम पंजाब से आए थे जिनको जजेस बनाना था, तो 9 लोगों ने, जो 9 एक साइड के लोग थे, अगर आप 4 निकाल दें, जस्टिस मुनीब साहब को, जस्टिस मंसूर अली शाह को, और जस्टिस क्या कहते हैं अपना बैरिस्टर गौर, बैरिस्टर अली जफर को, 13 में से तो 9 लोग थे, उसमें फारूक नाइक साहब शामिल थे, तो जो 9 आते उस पर वो भी हाथ खड़ा करते थे, ऐसे यूनानिमसली सारे एग्री। सो हर पार्ट एंड प्रोसेस का पार्सल रही है, लेकिन वो जो मजबूरी का जरदारी साहब जिक्र कर रहे हैं वो यकीनन एस्टैब्लिशमेंट है। अब एस्टैब्लिशमेंट इस बोझ को, इस लाश को जिसको उठा के फिर रही है, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहते हैं, अल्टीमेटली जरदारी साहब उस प्रोसेस का हिस्सा है, उस कमिटमेंट का हिस्सा है कि भाई आपने शरीफ खानदान की इस प्रोसेस को डीरेल नहीं होने देना। अब यकीनन ये भी बेचारे नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें जो पूरी बांट हुई, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ है, ये जो पाकिस्तान जो पूरे वसाइल की तकसीम है, उसमें सिंध जरदारी साहब की गोदी में डाल दिया है कि तुम दबा के लूटो उस साइड पे, इधर को नहीं आना। सो अल्टीमेटली जब तक सिंध इनके पास है, ये डील हिस्सा चलता रहेगा। और इसी मजबूरी का इजहार किया कि यार पंजाब उनके हिस्से का है, सिंध हमारे हिस्से का है, कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ है, तुम सारे जो है ना गवर्नर्स पंजाब समेत सारे सिंध में आ जाओ और तुम सारे इंशाल्लाह you'll have a fun over there। बट आई एम श्योर ये सबसे बड़ी बुरी है। लेकिन जनूबी पंजाब के के हवाले से आपने सवाल से, इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है? मैंने जाके जनूबी पंजाब सूबे की अभी जो है रेजोल्यूशन पेश की थी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ जस्टिस में, उसके जो चेयरमैन है फारूक नाइक साहब थे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने मिलकर करारदाद को मिनिस्ट्री के सुपुर्द किया, कह दिया बताएं आपके पास वसाइल है क्या, आपके पास 2/3, वो मुझसे क्वेश्चन किया, क्या आपके पास 2/3 मेजोरिटी है सूबा बनाने के लिए, क्या आपके पास वसाइल है नया सूबा क्रिएट करने के लिए? यानी कि स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी। तो जो जमात बार बार जनूबी पंजाब का सूबा हमारे साथ नारा मारती रही, उसने वहीं पे फिर मुनाफिकत शुरू। सो हर इशू के ऊपर दे ऑलवेज थॉट कि यहाँ पे आके स्टेटमेंट और देनी है, अंदर जाके काम और करना है, जो इनको सबक पढ़ाया जाता है, जो के कान में फूंका जाता है बिलावल इस तरह कर लो, क्योंकि मुकाबला अल्टीमेटली बिलावल और मरियम का है कि कल को वजीर आजम अगला किसने बनना है। दोनों घर अपने अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं जी, उनको ट्रेन कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली जीत उसी को ज्यादा जो ज्यादा फर्मा बरदार होगा, जो ज्यादा फर्मा बरदारी करेगा उसको नवाज दिया जाएगा कि जनाब ये हुमा आपके सर बिठा दी गई, अगला मुल्क का वजीर आजम आप हुए। नहीं तो फिर ऑन साहब, वैसे तो 1 साल मुकम्मल हो गया मरियम साहिबा को, अब तो उनकी कारकर्दगी को फिर कैसे ग्रेड करते हैं? अगर मैं मुराद अली शाह साहब से कंपेयर करूं तो जिस स्पीड से वो प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रही हैं, कहा जा रहा है कि 90 से ज़्यादा मंसूबे वो शुरू कर चुकी हैं इतने कलील वक्त में। तो एक तो ये कि उनको क्या फंडिंग अलग से फराम की जा रही है, मतलब ये कहना कि पंजाब के पास ज़्यादा पैसे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, और दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि ये मंसूबे मुकम्मल भी हो सकेंगे? फर्क सिर्फ एक है इसमें और मुराद अली शाह में, मरी में एक ही फर्क है कि ये टिकटॉकर है और वो टिकटॉकर नहीं है। वैसे तो दोनों तकरीबन एक ही माइंड है। देखिए करना कुछ भी नहीं सिवाय एक टिकटॉक बना के उसको वायरल कर देना। इनके पास एक बहुत बड़ी टीम बैठी जिसका काम सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक एक रैट्रिक बिल्ड करना है। आज की अखबारें उठा के देखिए, 30 सफों का इश्तिहार, अरबों रुपए पंजाब के इन लोगों के, गरीब अवाम के, किसान के पैसे उठा के इश्तिहार में लगा दिए, जिसमें अपनी बड़ी फोटो लगाई और अपने वालिद की फोटो लगा दी, जैसे कि वो मलिक कायद जब सानी पैदा हो गए उसकी फोटो लगा दी। ये बहुत बड़ा जनाब पंजाब में कुछ नहीं हो रहा सिवाय सुबह से लेकर शाम तक अच्छे कपड़े पहन के टिकटॉक करने के अलावा। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैंने एक इशू रेस किया कि पंजाब का किसान बर्बाद हो चुका है। पंजाब का किसान जो आज से 2 साल पहले 5,000 रुपए मन में गंदम बेचता था, आज 2,500 रुपए उसकी गंदम कोई नहीं लेने को तैयार। और उन्होंने कहा जी हमने तो यहाँ पे ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, पूरे पंजाब के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में 1,000 ट्रैक्टर लॉन्च कर दिए। 1,000 ट्रैक्टर से क्या पंजाब चल सकता है? सोलराइजेशन शुरू कर दिए। टोटल कितने जी? 10,000 लोगों के सोलराइजेशन कर दी। यहाँ पे 6 करोड़ आवाम पंजाब में ऐसी है जो कि इस वक्त आपके किसान की जो पूरे फार्मर्स कम्युनिटी है उसके लिए 10,000 सोलर प्लांट जनाब को लगाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। कब मुकम्मल होंगे? लेकिन आज जैसे प्रोग्राम शुरू होगा उस अखबार में इश्तिहार है। तो सिवाय टिकटॉक बनाने के अलावा, रैट्रिक बनाने के अलावा, नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता। अब ये हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा है, अरबों खरबों रुपए हॉर्स एंड कैटल लगा दी। मैं तो सकता हूं ये जो हॉर्स एंड कैटल है उनको हमसे ज्यादा आजादी है। ये तो हमें हॉर्स एंड कैटल जितनी आजादी भी हम लोगों को देने को तैयार नहीं है। इतनी आतिशबाजी हो रही जनाब, ये हो रहा है के बाद खत्म हो गया। सो पंजाब में कुछ नहीं हो रहा सिवाय रंगबाजी के अलावा, सिवाय ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं हो रहा। और एक नैरेटिव टिकटॉक पे बिल्ड कर दिया जाता है कि जनाब पंजाब में कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ खत्म हो चुका है। आई एम श्योर लोग पंजाब की आम समझते हैं कि उनकी जिंदगी में हेल्थ कार्ड तो आपने बंद कर दिए। पर इमरान खान ने अगर एक काम शुरू किया था जिसमें हर पंजाब, जनूबी पंजाब के सूबे का काम शुरू हुआ था, आज हमारा सेक्रेटेरिएट बंद हो चुका है, कुछ भी नहीं है सही। उस वक्त 12 अरब रुपए सेक्रेटेरिएट पे खर्च हो गए। आज वहां पे इस वक्त जाना गधे घोड़े वहां पे बांधे जा चुके हैं, क्योंकि अगर ये मुकम्मल हो तो इमरान खान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो इस माइंडसेट के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं। यकीन जानिए कुछ भी 90 सूबे जो मंसूबे सब ड्रामा है और बाकी कुछ भी नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले चंद जो हफ्ते हैं वो इंतहाई अहम हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें ना सिर्फ एहतजाजी तहरीक मुरतब की जानी है, बल्कि इसको आगे कैसे लेकर चलना है और अपोजिशन में कंसेंसस कैसे होना है, जो कि इस वक्त नज़र नहीं आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होगा। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद अपोजिशन की ही एक बड़ी पार्टी जो कि अभी तक वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार नहीं किए हुए है कि अपना वज़न वो अपोजिशन में सही मायनों में रखना चाहती है या हुकूमत के साथ, इस पर उनका मौक़िफ़ जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से अपोजिशन की अपनी हिकमत अमली है, अपना तरीक़ाकार है, जो कि एहतजाजी तहरीक की सूरत में कहाँ ये जा रहा है कि नज़र आएगा आने वाले हफ्तों में, लेकिन उसकी शुरुआत करने के लिए जो किरदार अदा करना है अपोजिशन की जमातों ने, वो पहला कदम आज रख चुकी हैं। इस कॉन्फ्रेंस की सूरत में जो भी मुश्किलात हो, लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि किसी न किसी एक जमात या किसी एक पॉइंट के ऊपर कंसेंसस बिल्डअप होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन JUIF की तरफ से अभी तक इस हवाले से मुकम्मल हाँ या मुकम्मल ना की पोजीशन नज़र नहीं आती है। वेलकमिंग अंदाज में JUIF इन जमातों से मुलाकातें तो कर रही है, लेकिन किस हद तक और किस पॉइंट तक आगे जाकर इनकी सपोर्ट कर सकते हैं या जिस तरीक़ाकार के तहत बाकी अपोजिशन जाना चाहती है, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ JUIF से ही मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर वकील भी हैं और जमात के सभी हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि वैसे तो अपोजिशन को हमेशा ही खुले दिल से और खुले दरवाज़ों के साथ वेलकम किया गया आपकी जमात की तरफ से। जब भी मौलाना साहब के घर गई है अपोजिशन की कोई भी जमात, कोई भी कारकुन या सियासी कायद, लेकिन अभी तक कुछ वाज़े नहीं पता चल सका कि आया वाकई अपोजिशन के ग्रुप में जा चुके हैं उस अलाइंस का हिस्सा बनने के हवाले से, या अभी भी उसमें किसी सोच विचार की ज़रूरत है? इसमें ऐसा है कि हम किसी अपोजिशन के इत्तेहाद का अब तक शायद हिस्सा नहीं है, और उस इत्तेहाद का हिस्सा बनने या ना बनने का फैसला जो है वो हमारी कुछ रिजर्वेशंस हैं, उसका जवाब आने के बाद किया जाएगा। और वो जो फैसला करेंगे वो हमारी जमात के अदारे करेंगे। तो स्टिल जो है वो जवाब नहीं आया PTI की तरफ से, क्योंकि हमारा मसला जो है हमारा और PTI का हमारा अपना एक माजी है और सबको पता है कि वो माजी क्या रहा है। तो उस माजी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम ख़त्म करना चाहते हैं, या कम से कम उस पर कुछ अश्योरेंसेस चाहते हैं। कुछ सवालात रखे गए थे असद कैसर साहब की तरफ हमारी जानिब से, मगर अभी तक वो रिस्पॉन्ड नहीं हुए। तो रिस्पॉन्ड ना होने की सूरत में हम अभी तक कोई हिस्सा नहीं है किसी भी सूरत में इत्तेहाद का। दो कि हम कल जाएंगे और हैदरी साहब की सरकर्दगी में वो होंगे, मैं शायद होऊंगा, और अगर कोई और हमारा साथी MNA या सेनेटर अगर मौजूद हुआ तो वो भी शायद कंपनी करे। लेकिन सर, अब कल क्या जो ये जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है इस्लामाबाद में, इसमें कल ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन की तरफ से एक आखिर में अख्ताम पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। ऑब्वियसली उसमें उसका मकसद भी जाहिर किया जाएगा। फिर अपोजिशन ने ये शिकायत भी की कि बड़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा हुकूमत की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस को करवाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत कोई ओवर रिएक्ट कर रही थी? मतलब कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद तो अदबी एतबार से था, आपको क्या लगता है, क्या इसका मकसद कुछ और था? नहीं, इसमें अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या रुकावटें खड़ी की गई हैं। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है उस हुसैन साहब का क्लिप चलता हुआ कि ये चौथी जगह जो हमने तब्दील की है, मगर हुकूमत को इस पे अगर उन्होंने किया है तो उनको इस तरह से करना नहीं चाहिए था। और मेरा ख्याल है कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस भी शायद इससे उनको क्या खतरा हो सकेगा। ये तो घर में भी हो सकती थी, या किसी भी जो ना घर के अंदर जो कोई भी ऐसी खुली जगह जो पार्टियों के पास अपने तसर्रुफ में होती है, वहाँ पे भी मुमकिन था। तो मेरा ख्याल है कि ये इस पे इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, और आज़ादी इस हद तक होनी चाहिए मुल्क में कि जो चाहे अपने इज्तिमात मुनक़्क़द करे। इसमें रुकावटें डाल के कोई मकसद हल नहीं हो पाएगा। सही। अच्छा, अब सर, अब आपने जिस तरह अपनी गुफ्तगू के शुरू में कहा कि अभी तक आप लोग इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बने लेकिन अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपोजिशन की तो राय ये है कि रमज़ान के बाद एहतजाजी तहरीक को अब किस तरह की तहरीक हो ये भी वाज़े नहीं है, लेकिन इसका रिदम बनना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग क्या किस तरीके से आपकी जमात स्टैंड करेगी, क्योंकि अपोजिशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा तो आपकी जमात खुद भी है? अपोजिशन का हिस्सा हम यकीनन हैं, और अपोजिशन में बैठते भी हैं, अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात हमारा स्टांस जो है वो ज़्यादा फर्म भी होता है, ये मेरी फीलिंग है। मगर
ये सपोर्ट ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं होगी ना, पहले बातें तय होंगी, उसके बाद ही हो सकेगा ना कि हम सपोर्ट करेंगे या हम किसी के साथ जो है किसी मामले में ताउन करेंगे या नहीं करेंगे। जहाँ तक जो इस इजलास का एजेंडा है, तहफ़्फ़ुज़ आइन या कानून की बालादस्ती, तो मेरा ख़्याल है इसमें तो कोई भी पाकिस्तानी इस हद तक तो बिल्कुल उसमें कमिटेड है कि आइन का भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और कानून की भी हुक्मरानी होनी चाहिए। उसको किस तरह से होना चाहिए और उसके लिए तरीक़ाकार क्या होगा, वो हमने उस पे भी जो है ना हमको अभी तक क्लैरिटी नहीं है। क्या उसके लिए जो है ना वो जो अपोज़िशन के जो हमारे अलावा जो अपोज़िशन है उनके ज़हन में क्या है, तो वो हमको पहले बातें क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे और वो भी बातें क्लियर उसके बाद जो हमने देखना है वो हमारे अदारों ने देखना है। सिर्फ मौलाना साहब ने नहीं देखना या बाकी जो है ना उसकी कोई ऐसी मतलब क़यादत आम क़यादत ने नहीं देखना, बल्कि इसमें जनरल काउंसिल में जाएगा मामला, जनरल काउंसिल से फिर शूरा में जाएगा और शूरा से फिर आमला में जाएगा। तो 3 स्टेजेस हैं उसके। तो ये मामला हम देख के फैसला करेंगे। स्टिल ये बात जो है ना कबल वक़्त है कि हम उसका हिस्सा होंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। मगर इस इश्यू पे क्या आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए। तरीक़ाकार क्या हो, इसके ऊपर जो है ना वो अभी बात जो है वो कबल अज़ वक़्त। अच्छा सर, मैं लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगी कि वैसे तो हुकूमत की एक बड़ी मजबूत इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, लेकिन वो भी बड़े अरसे से अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही है उन मुतालबात पर जो कि उनके भी एड्रेस नहीं हो रहे हैं। जरदारी साहब मिले हैं पंजाब में अपनी सूबाई लीडरशिप से और उनकी भी रिजर्वेशन सुनी हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है इत्तेहाद में रहना। आप क्या कहेंगे कि उनकी मजबूरी क्या हो सकती है कि वो इत्तेहाद में रहें, एक बात, और दूसरी बात ये कि मुतालबात जो उनके हैं वो तो बज़ाहिर मुश्किल ही लग रहा है कि वो एड्रेस हो सकें पंजाब में, जैसे जुनूबी पंजाब के हवाले से रिजर्वेशंस हैं या दीगर जो इशूज़ हैं। तो आपकी जमात क्या चाहेगी कि अपोजिशन के तौर पर उनसे भी, उनकी जमात से भी बात की जाए, या आपको लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा? सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि हमारे और पीटीआई के दरमियान जो मामलात हैं वो रिजॉल्व हों, और उस रेजोल्यूशन के बाद अगर कोई शक्ल इख्तियार करता है अपोजिशन का इत्तेहाद, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर पीपल्स पार्टी को भी दावत दी जा सकती है, मगर पीपल्स पार्टी का तो इशू ये है, जरदारी साहब का वो मामला मैंने देखा, उन्होंने तो जून के बाद की तारीख दे दी है अपनी पार्टी ने। तो जब बजट के जून के बाद बाद की बिल्कुल। तारीख दे दी है, वही है ना 30 जून के बाद ही होगा ना बजट, तो जून की तारीख दे दी है, तो हमारे यहाँ इसको कहते हैं लंबी तारीख दे दी है। तो लंबी तारीख हो गई है, तो फिर देख लेते हैं लंबी की तारीख के बाद इसी मामला इसी तरह से चलेगा या फिर कोई उसमें तब्दीली आएगी। मगर इस वक्त जहाँ तक मामला है उस पे हमारा और बाकी पीटीआई का अगर कोई सेटलमेंट होता है तो फिर हम उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सर, आपके वक्त वाईफाई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन एक अहम मरहला तो है, लेकिन उनकी गुफ्तगू से वाज़ेह हो गया है कि JYFA अपोजिशन को मानती तो है, लेकिन अपोजिशन की उस अलायंस का हिस्सा बनती हुई फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे कि जुडिशल कमीशन का जो रुकन है, जो कि कुछ दिनों पहले इस्तीफ़े की सूरत में अपनी जगह खाली छोड़ गए थे, वो जगह आज पुर हो गई वोटिंग के ज़रिए, और वो एहसन बून साहब को जुडिशल कमीशन का रुकन नामज़द किया गया है। इसके ऊपर उनका मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से हम तमाम सियासी उमूर के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, वहीं एक और अहम डेवलपमेंट ये थी कि आज जुडिशल कमीशन के हवाले से जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन थे अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था अपनी कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर, उसके बाद अब नए मेंबर का इंतखाब हो गया है। सीनियर वकील रहनुमा हैं, कई टेलीविज़न शोज़ में भी हम उनको ऑन एंड ऑफ देखते रहे हैं। एहसन बून साहब को आज मुंतखब कर लिया गया है और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 2 साल का ये अरसा है जिसमें वो जुडिशल कमीशन के रुकन रहेंगे, पाकिस्तान बार कौंसिल को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके अलावा उनको तकरीबन 14 वोट मिले उनकी फेवर में, और मुखालफत में भी चंद वोट पड़े। लेकिन एक भारी जिम्मेदारी है जुडिशल कमीशन के हवाले से, जिस किस्म की खबरें आजकल आ रही हैं, यकीनन उसके ऊपर उनके लिए चैलेंजेस भी बहुत होंगे। इसी के ऊपर कुछ मजीद भी मैं बात करना चाहूँगी। हमारे साथ खुद एहसन बून साहब मौजूद हैं, सीनियर हैं और अब जुडिशल कमीशन के रुकन भी हैं। एहसन बून साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो इस ओहदे को संभालने की, लेकिन ये बताइएगा कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है। जिस तरीके से आपसे पहले अख्तर साहब ने इस्तीफ़ा दिया, कुछ उन्होंने एतराज़ात भी दायर किए थे और अपनी वजूहात भी बताई थी, तो आप किस हद तक अब इंसाफ कर सकेंगे इस ओहदे के साथ? देखें, ये मेरी काउंसिल का दिया हुआ एतमाद है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि काउंसिल की ख्वाहिशात के मुताबिक और इंस्टीट्यूशन, चूँकि
अख्तर साहब मेरे बड़े भाई भी हैं और हमने उनको 6 साल के लिए इलेक्ट किया था और उन्होंने तकरीबन 5.5 साल अपनी जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से गुजारी है और निभाई है, इसलिए मैंने तो उनको खराज तहसीन भी पेश किया। बाकी रही बात कि मैं समझता हूँ कि उनका ये ख्याल था कि एग्जेक्टिव, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस 26th अमेंडमेंट के बाद जो उन्होंने इनिशियल स्टेज पे पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो जुडिशियल डिसीजन के ताबे वो रिडंडेंट हो गई थी, उसमें पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को देखने के लिए रखने के लिए जो उन्होंने तरीक़ेकार ये अब मौजूदा राइज है और मैं समझता हूँ कि इसमें मैं कोशिश करूँगा कि इंस्टीट्यूशनल मेकअप में रहते हुए हम जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं या चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी रिकमेंडेशन को ज़्यादा मद्देनज़र रखें ताकि सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव की नहीं बल्कि जुडिशरी का भी उसी तरह और बार का रोल होना चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं सर, ये तो एक बहुत अच्छी अप्रोच है, लेकिन मुझे फरमाइएगा कि आपके ऊपर दबाव भी बहुत होगा अलग अलग ग्रुपों की तरफ से, क्योंकि वकील भी आप खुद हैं, फिर अलग अलग ग्रुप्स में वकला के भी एक अलग सोच मौजूद है। तो ये फरमाइएगा कि फिर जजेस में भी अब जिस तरीके का सिनेरियो बन गया है उसमें भी बड़ी वाज़ेह इख्तलाफ नज़र आता है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो क्या सुप्रीम कोर्ट है, आपकी क्या राय है? उस प्रेशर को आप कैसे बैलेंस कर सकेंगे कि अपना मौक़िफ़ भी रखें? जी फरमाइएगा। देखिए ये प्रेशर जो है ना ये बंदे की ज़िंदगी में आते रहते हैं, मैंने सारी ज़िंदगी ये इसी दश्त में गुजारी है और सारे प्रेशर भी लिए हुए हैं। ये यहाँ पे जब लोग ये मुख्तलिफ ग्रुप्स अपने अपने ज़ाती एजेंडा के तहत गुफ्तगू करते हैं तो वो खराबी होती है। मैं समझता हूँ कि अगर इंस्टीट्यूशन की बका के लिए और प्रोफेशन को मद्देनज़र रखते हुए और मुल्की अदारों की कारकर्दगी और अदलिया की कारकर्दगी को सामने रखते हुए फैसला करेंगे तो मेरा ख्याल है कोई उसमें ज़रूरत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। हमने देखा, आपने देखा कि जो पहला तरीक़ेकार था उसमें आज तक सफ़र कर रहे हैं जो मोहतरम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में, तो उस वक़्त भी वन मैन शो वाली बात थी और मुख्तलिफ चैम्बर्स के लोग जो थे उन्होंने उनको नवाजा और ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता था कि ये कभी प्रैक्टिस भी करते रहे हैं वो जज लगा दिए गए और अभी उन लोगों में से बहुत सारे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी हैं जो उस वक्त की रिकमेंडेशंस के हवाले थे जो बात अब वही लोग गुफ्तगू करते हुए मुझे अजीब लगता है कि आप अदारे की बात करें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने चैम्बर से लगा के जज अपने उनके सामने पेश होके अपनी सारी जिंदगी की सिर्फ पैसे कमाना वकील का काम नहीं है, मुल्क की खिदमत करना, अदारे की खिदमत करना ये भी वकील का काम है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी जो तनकीद होनी चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ मोटिवेटेड होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जज पहले ना मैंने लगाए हैं सना ना आपने लगाए हैं, जो बात इन सारों पे तनकीद करते रहे हैं वही इनके मूजब हैं, दे आर दी ऑथर्स। उनमें मतलब है जो बाहर के लीडर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो उनकी रिकमेंडेशन पे लगे हुए हैं और आज वो कहते हैं कि ये नहीं अच्छे फलां नहीं अच्छे। भाई बात सुने, ह्यूमन जो इंस्टिंक्ट है वो बड़ी डिफरेंट है। जब किसी सिचुएशन में कोई चीज आती है तो वो एक डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू करते हैं और फिर वो अपना फैसला करते हैं। इसलिए जजेस को स्टेट में ब्लेम करना भी नहीं है, चीज़ों को एतदाल के साथ लेके आगे चलना चाहिए। नहीं सर, आपने ना कहते हुए भी बहुत कुछ कहा है, बल्कि जो एक्चुअली जो लूप होल्स हैं आपने उनकी निशानदेही की है। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन भून साहब हमारे साथ सीनियर वकील भी हैं और अब जुडिशल कमीशन के रुकन भी मुंतखब हो चुके हैं। 26वीं तरमीम के बाद ये जो नया सेटअप है उसके मुताबिक जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। यकीनन भारी जिम्मेदारी तो है, लेकिन जिस तरीके से तनाज़ात का मरकज़ रही है अदलिया पिछले कुछ दिनों के दौरान, तो बड़े हद तक सोच विचार करके फ़ैसले करने की बात कर रहे थे। यकीनन यही एक बेहतर और मुस्तनद राय हो सकती है उनकी तरफ से भी और बाकी सीनियर वकला की तरफ से भी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।